नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात नर्मदापुरम की, जहां पर गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते हुए कैद हुआ है आरोपी सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते नजर आ रहा है आरोपी। 11 सितंबर को सुरेंद्र राजवंशी पर हमला हुआ था। गोली लगने पर युवक घर में घुसकर युवक ने अपनी जान बचाई थी। गोलीकांड का ये सीसीटीवी इस वक्त आप देख रहे हैं, नर्मदापुरम का ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर गोलीकांड हुआ था। वारदात को अंजाम देते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते आरोपी नजर आ रहा है। 11 सितंबर की ये घटना है जब सुरेंद्र राजवंशी पर हमला हुआ था। भोपाल में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की है। ऑटो चालक ने 6 से 7 बदमाशों के साथ मिलकर यह मारपीट को अंजाम दिया। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। दुकानदार के साथ मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की है। ऑटो चालक ने 6 से 7 बदमाशों के साथ मिलकर इस मारपीट को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। मारपीट का ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। ये भी आपको बता दें, जो पीड़ित है उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इलाज जारी है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सड़कें लबालब हो चुकी हैं। लोग भी परेशान होते हुए नजर आए। जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बारिश को लेकर के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत सरगुजा समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं, पानी भर चुका है, यातायात प्रभावित हो रहा है, जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो झमाझम बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। 24 घंटे के भीतर और भी ज्यादा बारिश होने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा आज होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। जशपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। जशपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे जेपी नड्डा। खास ही दौरा होने जा रहा है, बेहद ही खास ही दौरा होगा। बैठक जो है दिग्गजों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे दोपहर में, और सुबह अलग अलग तरह के कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ मंदिर में पूरा पूजा पाठ भी वो करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का दौरा है, बेहद ही खास होने जा रहा है। केंद्र से लगातार जो है दिग्गज पहुंच रहे हैं, राज्यों का कुछ कर रहे हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं और रणनीतियों पर मंथन हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का दौरा है जेपी नड्डा का, बेहद ही खास होगा। आखिर कितना खास होगा, कितने बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, कितना खास ये जेपी नड्डा का दौरा होगा, आखिर कितने बजे वो पहुंचेंगे, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जशपुर पहुंचने वाले हैं और करीबन 11:30 बजे जो है वो 11:40 बजे को
जैसपुर का जो हेलीपैड है वहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद में वहाँ से 11:40 को उतरेंगे और उसके बाद में वो सीधे जो है वो PWD विश्रामगृह जाएंगे। वहाँ से 12:25 से 12:45 बजे तक जेपी नड्डा भगवान बालाजी के मंदिर जाएंगे और देवी के मंदिर जाएंगे और इसके बाद में वहाँ से वो 1 बजे से लेकर रंजीत स्टेडियम पहुँचेंगे और वहाँ 3 बजे तक के आम सभा लेंगे और जो परिवर्तन जो रैली है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस परिवर्तन रैली की बात करेंगे तो 14 जिलों के इसके 39 जो विधानसभा है दूसरे चरण की जो परिवर्तन यात्रा है वो जो है 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी और इसमें इस बार अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल होंगे और इसके साथ ही और अलग अलग जो नेता है बीजेपी के वो शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रायगढ़ आए थे और वहां पर उन्होंने आम सभा ली थी और आम सभा के दौरान उन्होंने बताया था जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया था उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि बीजेपी को जो है वो यहाँ पर किस एजेंडे को लेकर बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है वो विधानसभा चुनाव की का जो समय है वो लगातार करीब आता जा रहा है और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी दोनों ने ताकत झोंक दी है। और इस बीच अगर हम बात करें तो बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। पहले चरण की परिवर्तन यात्रा जो है वो दंतेवाड़ा से शुरू की गई थी और उसके बाद में अब ये दूसरे चरण की जो परिवर्तन यात्रा है ये जशपुर से शुरू होगी, 14 जिलों से होकर गुजरेगी और 39 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। बीजेपी का कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो है वो हम डोर टू डोर नॉक करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उन्हें बताएंगे कि केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या है और क्यों जो है वो राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा का कोई बड़ा फायदा नहीं देखने को मिलने वाला है और अगर हम बात करें तो लगातार अभी बारिश हो रही है और जेपी नड्डा जो है करीबन 11:40 के करीबन पहुंचेंगे। बारिश जो है एक बड़ी बाधा भी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के पहले भी लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि एन सभा के पहले जो है वो बारिश रुकी और उनकी सभा हुई। अभी देखना यह है कि बारिश जो है वो किस तरह से होती है, लेकिन जो शेड्यूल है वो ये है कि 11:40 के करीबन जेपी नड्डा जो इस हेलीपैड बनाया गया है वहां पर पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया है। आम सभा जो होगी वहां पर और इसके जरिए वो बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि इस रणनीति के तहत जो है ये परिवर्तन जेपी नड्डा का ये दौरा है। ममता, हम आखिर विधानसभा चुनाव के उससे देखें तो कितना बेहद खास इसे माने, चूंकि हम ये मान सकते हैं कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होगी, तो क्या मनाने का काम भी हम माने इस बैठक में और मंथन भी माने? देखिए, जेपी नड्डा बैठक भी लेंगे और इसके साथ आम सभा भी करेंगे और जाहिर तौर पे जब बैठक लेंगे तो पदाधिकारियों से बात भी करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि पहली सूची निकलने के बाद में किस तरह की स्थिति है। कहीं कहीं पे नाराजगी जरूर सामने आई है और इस नाराजगी के बाद में दूसरी सूची निकालने से पहले क्या सावधानी बरती जाए या दूसरी सूची जब निकलती है तो किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव में हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा होता है कि उसे टिकट मिलेगी और जब टिकट नहीं मिलती है तो नाराजगी तो सामने आती है। कई बार ये भी होता है कि ऐन वक्त पे जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वो दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं या फिर उस तरह से सहयोग नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर उस पर तो मंथन होगा ही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल प्रधानमंत्री की सभा हुई थी और उन्होंने अपने भाषण पे जिस तरह से कहा था और जो अलायंस है उसको निशाने पर लिया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि सनातन जो है, बार बार उन्होंने सनातन की बात कही थी और ये आरोप लगाया था कि अभी जो गठबंधन हो रहा है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का, वो उससे सनातन धर्म जो है, इंडिया अलायंस जो है, उससे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचेगा, तो आपको ये समझना है कि आपको अपने धर्म की रक्षा करनी, ये उन्होंने भाषण में कहा था। यानी कि दूसरे मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी जो है इसको एक धर्मांतरण और सनातन का जो मसला है इसको एक एजेंडा बनाने वाली है। तो जाहिर तौर पर उस पर भी बात होगी कि ये जो परिवर्तन यात्रा चलेगी तो उसमें किस तरह से बात करनी है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट करेंगे, शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज शाम को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी सूची में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली में 2 दौर की बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। बैठक में लगभग 64 सीटों पर चर्चा के बाद 40 से 41 नामों पर सहमति बनी है। पार्टी
2 दर्जन सीट पर पैनल के नामों पर एक बार फिर से विचार करेगी। आज शाम को जारी हो सकती है दूसरी सूची। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इंतजार था लंबे वक्त से कि आखिर कब ये दूसरी सूची जारी होगी। बस अब आज शाम को ये इंतजार खत्म होगा। सीएम शिवराज का टीकमगढ़ का दौरा है। आज टीकमगढ़ दौरे पर सीएम शिवराज रहेंगे। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। 268 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज जो टीकमगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं, बेहद ही खास उनका ये दौरा होगा। सौगात जो है टीकमगढ़ वासियों को सीएम देंगे। सीएम शिवराज का टीकमगढ़ का दौरा है, बता दें आपको, बेहद ही खास ये दौरा होगा। टीकमगढ़ के दौरे पर सीएम शिवराज रहेंगे। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। बड़ी सौगात देने वाले हैं। 268 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। भिलाई में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी रही। पुरैना के रेलवे पीपी यार्ड में यह जांच चल रही है। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील किया गया है। दस्तावेजों को खंगालने में फिलहाल सीबीआई की टीम जुटी हुई है। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर यह जांच की गई है। तो मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दस्तावेजों को खंगालने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर जांच हो रही है। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर जांच लगातार जारी है। सीबीआई की ये जांच पड़ताल लगातार जारी है। भिलाई में ये दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है, आखिर क्या कुछ अब तक जांच पड़ताल में सामने आया है? देखिए, सीबीआई की टीम लगातार दूसरे दिन भी अपनी कार्रवाई की है और करीब 4 दफ्तरों को सील किया गया है। हजारों दस्तावेजों को खंगाला गया है। ये पूरा मामला जो है रेलवे अनुबंध शर्तों से अधिक की बिलिंग का मामला है, जिस पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। तो लगातार ये दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही है। कई दस्तावेजों को खंगाला गया है और उनको दफ्तरों को सील करके सीबीआई की टीम लौटी है। तो निश्चित रूप से अभी सीबीआई, वैसे जैसे प्रदेश में सीबीआई बैन है, लेकिन ये मामला है पूरा, इसलिए सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है। सीबीआई के द्वारा कोई अधिक जानकारी तो नहीं दी गई। ये जरूर ठीक, मिथिलेश बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 5 और अन्य जिलों में 8 मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब पहुंच चुका है 143 के पार। जिले में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा है। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। 13 नए मरीज मिले हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में 5 और अन्य जिलों में 8 नए मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सीएमएचओ कार्यालय पदस्थ हैं आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया है। पुलिस और सीएमएचओ से शिकायत भी की गई है। आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त किया गया है। तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, जानकारी? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर यौन उत्पीड़न का आरोप डॉक्टर पर लग रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। महिला ने, जो काम करने वाली वहां पर महिला है,
उसी ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। सीएमएचओ कार्यालय में आरोपी डॉक्टर पदस्थ है। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने ये आरोप लगाए। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस और सीएमएचओ से इसकी शिकायत की गई। महिला द्वारा आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, क्या ज्यादा जानकारी? निश्चित रूप से डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसमें वहीं पर पदस्थ एक महिला ने डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके तहत उसने सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मेश्राम सहित पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को अपने शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उसको ये बताया गया है कि किस तरह से जो वहां पर पदस्थ हैं डॉक्टर एसके जामगढ़े वो उनको परेशान कर रहे थे। और इस मामले के जब सामने में आते ही तत्काल जेपी मेश्राम जो सीएमएचओ है उन्होंने एक्शन लिया है और डॉक्टर को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इसके साथ में विशाखा समिति को विशाखा समिति जांच इस पूरे मामले में करेगी और जो यदि जांच में पाया जाता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो पहली जो जांच होगी वो विशाखा समिति करेगी और उसमें यदि जांच सही पाई जाती है तो फिर पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और चिकित्सक पर अपराध पंजीबद्ध कर उन पे कार्रवाई भी की जा सकती है। जी ठीक मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर रतलाम से है, जहां एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने राहुल सेन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। रांची में एक एनआईए ने हाल ही में फैजान अंसारी नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया, जिसके आईएसआईएस से सीधे संबंध थे। फैजान की निशानदेही पर ही एनआईए ने दबिश देकर राहुल को पकड़ा है। दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से आपस में बात किया करते थे। पुलिस राहुल के लोकल कनेक्शन तलाश रही है, साथ ही आतंकी संगठन से कब जुड़ा इसकी जांच में रतलाम पुलिस जुटी हुई है। कुल 9 लोगों की टीम गठित करके आज सुबह सुबह रेड की गई, जिसमें राहुल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मल्टीपल सिम, एक काला चाकू, काला कपड़ा, जो कि एक आईएसआईएस का एक चिन्ह भी है, वो भी जब्त कर लिया गया है। और एनआईए रांची द्वारा उसकी गिरफ्तारी करके 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको जो है वो लेके जाया जा रहा है। खबर दौर से है, जहां शहर को रीगल चौराहे पर हिंदू महासभा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना वाले बयान पर यह प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, उदयनिधि के फोटो पर जूते चप्पल मारकर और थूककर प्रदर्शन किया गया। प्रभु सनातन धर्म पे कई अधर्मी लोग जो कि सनातन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शामिल हुए हैं, वो धर्म के कह ही नहीं सकते उनको, वो अधर्मी है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पे प्रहार करने का कार्य किया है। कभी कोई राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म पे प्रहार करती है और हम ये कहना चाहते हैं कि उस देश का पतन तय है जिस देश से उसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। तो यह हमारे भारत को ख़त्म करने की कूटनीति सोच है, आतंकवादी सोच है, जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रही है। पहले स्टालिन के लिए विरोध है और साथ में भूपेन जी के जो पिताजी हैं उन्होंने भी सनातन धर्म को अनाप शनाप बातें कही हैं। उन्होंने डेंगू, मलेरिया, HIV जैसी बातें सनातन धर्म के लिए कही है। शर्मसार खबर बालाघाट से है, जहां नगर पालिका मलाजगंज के सीएमओ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल चंदेल नाम के युवक ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। फरियादी ने कहा कि उसने घर घर कचरा संग्रहण का ठेका लिया था, जिसमें 39,09,000 रुपए का भुगतान बाकी था। भुगतान करने के एवज में सीएमओ शिव प्रसाद ध्रुवे ने 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। मामले की तस्दीक करने के बाद आज बालाघाट कलेक्ट्रेट के गेट पर सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लाजखंड नगर पालिका में पुराना 2018 से 2022 तक का पुराना टेंडर था। उसका 39 लाख रुपए का पेमेंट था, जिस पेमेंट को वो कर ही नहीं रहा था। 1.5 साल से मतलब कर ही नहीं रहा था उस पेमेंट को। और मेरा एक नया टेंडर था, तो नया टेंडर उसके बाद भी मेरे को 2022-23 और 3 साल का था, तो 2022 मार्च में टेंडर हुआ था। वो टेंडर भी मेरे को मिला था और पुराने 3 साल के दर से वो दर कम थी।
उसके बावजूद भी मेरे टेंडर को परिषद ने पास किया, परिषद ने यस बोला, उसके बाद में भी मेरे टेंडर को इसने कैंसिल किया। मेरे से 30% की मांग कर रहा था। हमारे फरियादी है सुशील जी चंदेल, ये बालाघाट के निवासी है। इनके द्वारा नगर पालिका में ठेके का काम किया जाता है। इनके द्वारा वर्ष 2018 से 22 तक के लिए नगर पालिका मलाज खंड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए इनको ठेका मिला था, जिसका लगभग 39,09,906 रुपये पेमेंट बाकी है। पेमेंट निकालने के लिए जब ये वहाँ पदस्थ CMO है श्री शिव प्रसाद दुर्वे से मिले तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको कलेक्ट्रेट बाराघाट के मुख्य द्वार पर मुख्य गेट पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ ही 8 की ताज़ा खबर में इतना ही।